चलिए, आज शरीर के सबसे जरूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पड़ताल करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो हर सेकंड, हर पल हमारे अंदर जान बनाए रखता है, ऑक्सीजन और जरूरी सामान हमारी हर कोशिका तक पहुंचाता है। और ये कोई मामूली ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये एक जटिल, खुद को ठीक करने वाला और अविश्वसनीय रूप से कुशल नेटवर्क है। हम बात कर रहे हैं शरीर में खून के दौरे की, यानी हमारे परिसंचरण तंत्र की। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरे सिस्टम की एक बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस जटिल मशीनरी के पुर्जे पुर्जे को समझना, लेकिन आसान भाषा में। सही है। तो ऐसा करते हैं, इसे समझने के लिए कुछ हिस्सों में तोड़ लेते हैं। हाँ, जैसे कि पहले बात करेंगे उस तरल की जो इस सिस्टम में बहता है, यानी खून और लिम्फ। ठीक है। फिर उस अद्भुत पंप पर आएंगे जो इसे चलाता है, हमारा दिल। और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है और मतलब जब इसमें गड़बड़ होती है तो क्या होता है। ये एक अच्छा तरीका है। चलिए, सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, वो माध्यम जो सब कुछ लेकर चलता है। तो फिर खून, हम सब जानते हैं ये लाल रंग का होता है, चोट लगने पर बहता है। लेकिन असल में ये है क्या? स्रोतों में इसे एक विशेष संयोजी ऊतक कहा गया है, जो सुनने में बहुत एकेडमिक लगता है। इसे ऐसे समझिए कि खून हमारे शरीर की डिलीवरी सर्विस है। ये एक तरल ऊतक है जिसके मतलब दो मुख्य हिस्से हैं। लगभग 55% हिस्सा है प्लाज्मा, जो इस डिलीवरी ट्रक का लिक्विड फ्यूल है। अच्छा, और बाकी का 45%? बाकी 45% हैं इसमें तैरती हुई कोशिकाएं, जिन्हें गठित तत्व कहते हैं। ये असल में सामान ले जाने वाले कंटेनर और सैनिक हैं। तो ये प्लाज्मा जो आधा से ज्यादा हिस्सा है, ये सिर्फ पानी है या इसमें और भी कुछ होता है? ज्यादातर तो पानी ही है, करीब 90 से 92%। लेकिन असली जादू बाकी के 6 से 8% प्रोटीन में है। इनमें 3 बड़े खिलाड़ी हैं। कौन कौन से? पहला है फाइब्रिनोजन। ये इमरजेंसी रिपेयर टीम का हिस्सा है और चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करता है। दूसरा आपने बताया था ग्लोब्यूलिन। हाँ, ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर के बॉडीगार्ड हैं। ये रक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और तीसरा है एल्ब्यूमिन, जो शरीर का वाटर मैनेजर है। ये ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखता है। ऑस्मोटिक संतुलन, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। क्या इसका मतलब ये है कि ये हमारी कोशिकाओं को बहुत ज्यादा फूलने या सिकुड़ने से बचाता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सुनिश्चित करता है कि कोशिकाओं के अंदर और बाहर तरल पदार्थ का सही बैलेंस बना रहे, ताकि वे ठीक से काम कर सकें। समझ गई। अब आते हैं उन 45% कोशिकाओं पर। इनमें लाल और सफेद कोशिकाएं होती हैं, ये तो हमने सुना है। जी, सबसे ज्यादा हैं लाल रक्त कोशिकाएं, यानी आरबीसीज। इनकी संख्या हैरान करने वाली है। एक बूंद खून में लगभग 50 से 55 लाख। 50 से 55 लाख? हाँ, यही वो कंटेनर हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। एक मिनट, स्रोतों में लिखा है कि इनका जीवन काल सिर्फ 120 दिन का होता है। उसके बाद इनका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। 120 दिन बाद ये पुरानी कोशिकाएं स्प्लीन यानी प्लीहा में जाती हैं, जिसे आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहते हैं। वहां उन्हें रिसाइकिल कर लिया जाता है। कमाल है। और सफेद रक्त कोशिकाएं यानी WBCs? वो हमारी सेना है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो यही उससे लड़ती हैं। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, जो असल में पूरी कोशिकाएं नहीं बल्कि बड़ी कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और यही थक्का जमाने का काम करते हैं ना? बिल्कुल, ये फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर हमारी रिपेयर टीम बनाते हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। A, B, O, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब क्या है? ये खून का आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह से। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कौन से खास प्रोटीन यानी एंटीजन चिपके हुए हैं। अच्छा। अगर ए एंटीजन है तो ग्रुप ए, अगर बी है तो ग्रुप बी, दोनों हैं तो ए बी, और अगर कोई भी नहीं है तो ग्रुप ओ। और इसीलिए ग्रुप O वाला किसी को भी खून दे सकता है, क्योंकि उसकी कोशिकाओं पर कोई ऐसा एंटीजन नहीं है जिसे दूसरे का शरीर बाहरी हमलावर समझे। एकदम सही। इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहते हैं, और ए बी वाला सबसे ले सकता है, क्योंकि उसके शरीर को ए और बी दोनों की पहचान है। इसलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही है।
और ये पॉजिटिव नेगेटिव? इसी तरह एक और RH एंटीजन होता है। अगर वो मौजूद है तो आप पॉजिटिव हैं, नहीं तो नेगेटिव। आपने थक्का जमने की प्रक्रिया का जिक्र किया था। अगर कहीं कट लग जाए तो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे काम करता है? सोचिए, जैसे ही कोई दीवार टूटती है, एक अलार्म बजता है। यहां भी वही होता है। चोट लगने पर प्लेटलेट्स एक अलार्म बजाते हैं और कुछ केमिकल छोड़ते हैं। अच्छा। इस अलार्म से एक के बाद एक कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डोमिनो की तरह। इसका आखिरी डोमिनो है फाइब्रिन, जो प्लाज्मा में घुलने वाले फाइब्रिनोजन से बनता है। ये फाइब्रिन धागों का एक जाल बुनता है और उस कट को सील कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है? हाँ, उनके बिना ये पूरी चेन शुरू ही नहीं हो सकती। खून के अलावा एक और तरल का जिक्र है, लसिका या लिम्फ। ये क्या चीज है? जब खून बहुत पतली नलियों यानी केशिकाओं से गुजरता है, तो कुछ तरल छनकर बाहर ऊतकों में आ जाता है। ये एक तरह का स्पिलओवर है। इसी तरल को लिम्फ कहते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम कोशिकाओं को नहलाना और उनके और खून के बीच सामान का लेन देन करवाना है। बाद में एक अलग ड्रेनेज सिस्टम, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, इसे वापस इकट्ठा करके खून में डाल देता है। ये हमारे शरीर का क्लीनिंग और सर्विलेंस सिस्टम भी है। तो खून और लिम्फ, ये दोनों द्रव पूरे शरीर में घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें घुमाने वाली ताकत कहाँ से आती है? जाहिर है हमें एक शक्तिशाली पंप की जरूरत है, और वहीं हमारे दिल की भूमिका आती है। बिल्कुल। दिल इस पूरे सिस्टम का इंजन है। ये एक बंद मुट्ठी के आकार की मांसपेशी है जो दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ी बाईं ओर झुकी हुई होती है। और इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर एक डबल लेयर वाली झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम। और इसके अंदर 4 कमरे यानी चैम्बर होते हैं, है ना? हाँ, 2 ऊपर जिन्हें आलिंद या एट्रियम कहते हैं और 2 नीचे जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। बीच में एक मोटी दीवार होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। और ये दीवार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले साफ खून को बिना ऑक्सीजन वाले गंदे खून से मिलने से रोकती है। यही वजह है कि हमारा सिस्टम इतना कुशल है। एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है, खून एक ही दिशा में कैसे बहता है? ये वापस क्यों नहीं लौटता? इसके लिए दिल में वॉल्व लगे होते हैं। इन्हें आप मतलब वन वे दरवाजे समझ सकते हैं। जब खून आगे जाता है तो ये खुल जाते हैं, और जैसे ही खून पीछे हटने की कोशिश करता है, ये कस के बंद हो जाते हैं। अच्छा। हमारे दिल में ऐसे 4 मुख्य वॉल्व हैं, ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड या माइट्रल, और 2 अर्धचंद्राकार वॉल्व। और वो जो धक धक की आवाज है, वो इन्हीं दरवाजों के बंद होने की आवाज है? बिल्कुल। जब नीचे वाले चैम्बर यानी निलय सिकुड़ते हैं तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व जोर से बंद होते हैं। यह है पहली आवाज, लब। लब। और जब वो फैलते हैं तो धमनियों में लगे अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होते हैं। यह दूसरी आवाज, डब। तो धक धक असल में लब डब है। और ये लय आती कहाँ से? क्या हमारा दिमाग इसे कंट्रोल करता है? यहीं पर दिल की सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। हमारा दिल मायोजेनिक है, यानी वो अपनी बिजली खुद पैदा करता है। उसे धड़कने के लिए दिमाग से सीधे सिग्नल की जरूरत नहीं होती। अपना खुद का पावर स्टेशन। इसका मतलब अगर दिमाग से कनेक्शन काट भी दिया जाए तो भी दिल धड़कता रहेगा। क्या इसीलिए ट्रांसप्लांट किया हुआ दिल भी काम कर सकता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दिल का अपना एक पेसमेकर होता है, जिसे साइनो एट्रियल नोड या SAN कहते हैं। ये दाएं आलिंद की दीवार में लगा एक छोटा सा पावर स्टेशन है, जो हर मिनट करीब 70-75 बार एक हल्का सा करंट पैदा करता है। और ये करंट फिर पूरे दिल में कैसे फैलता है? ये करंट फिर खास तारों के एक नेटवर्क से गुजरता है, जिन्हें हम AV नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शहरों में बिजली के तार फैले होते हैं। और जैसे ही ये सिग्नल दिल की मांसपेशियों तक पहुंचता है, वो एक साथ सिकुड़ती हैं और खून को आगे पंप कर देती हैं। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो सिर्फ 0.8 सेकंड में पूरी हो जाती है। ये तो बहुत तेज है। हाँ, इस 0.8 सेकंड में दिल पहले भरता है, जिसे डायस्टोल कहते हैं, और फिर जोर से पंप करता है, जिसे सिस्टोल कहते हैं। और इसी चक्र के दौरान एक स्वस्थ दिल हर मिनट लगभग 5 लीटर खून पंप कर देता है। 5 लीटर मतलब शरीर का लगभग सारा खून? जी, इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सोचिए, 1 मिनट में आपके शरीर का लगभग सारा खून दिल से होकर गुजर जाता है। हमने अक्सर ECG रिपोर्ट देखी हैं, जी, जिन पर अजीब सी ऊपर नीचे जाती लाइनें बनी होती हैं।
वो असल में क्या है? ईसीजी असल में दिल की बिजली का एक प्रिंटआउट है। मशीन शरीर पर लगे इलेक्ट्रोड के जरिए दिल के अंदर पैदा हो रहे उस छोटे से करंट को पकड़ती है और उसे कागज पर एक ग्राफ के रूप में दिखाती है। और इस ग्राफ की हर लहर का एक मतलब होता है? हाँ, जैसे कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। बताइए इनके बारे में। इस कॉम्प्लेक्स बताता है कि अब नीचे वाले चेंबर यानी निलय सिकुड़ रहे हैं और टी वेव निलय के वापस आराम की स्थिति में आने का संकेत है। तो डॉक्टर इन लहरों को पढ़कर पता लगाते हैं कि दिल का पावर स्टेशन और उसके तार ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। सही पकड़ा। ठीक है, तो हमने खून को समझ लिया और पंप करने वाली मशीन यानी दिल को भी। अब जब दिल ने खून पंप कर दिया तो ये शरीर में जाता कैसे है? यहाँ दोहरा परिसंचरण का जिक्र है। दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। इसका मतलब है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून दिल से 2 बार गुजरता है। इसके 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन कौन से? पहला है एक छोटा रास्ता जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें दिल गंदे खून को पास ही में मौजूद फेफड़ों में भेजता है। वहां खून ऑक्सीजन का रिफिल लेता है, साफ होता है और वापस दिल में आ जाता है। और दूसरा रास्ता? और दूसरा एक लंबा रास्ता है जिसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें दिल साफ ऑक्सीजन भरे खून को महाधमनी यानी अयोर्टा के जरिए पूरे शरीर में सिर से लेके पैर के अंगूठे तक भेजता है। और वहां से फिर गंदा खून वापस दिल में आ जाता है। हाँ, इस दोहरे सिस्टम से यह पक्का होता है कि साफ और गंदा खून कभी मिक्स ना हो और शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिले। अब यहाँ एक और सवाल उठता है। आपने कहा था कि दिल अपना करंट खुद बनाता है, तो क्या ये हमेशा अपनी ही गति से चलता है? जब हम दौड़ते या डर जाते हैं तो दिल तेज क्यों धड़कता है? बहुत अच्छा सवाल। दिल स्वायत्त है पर गुलाम नहीं। उसका अपना पेसमेकर है, लेकिन उसे शरीर की जरूरतों के हिसाब से धीमा या तेज किया जा सकता है। इसका रिमोट कंट्रोल दिमाग के मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। और ये रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है? सोचिए ये कार के एक्सेलरेटर और ब्रेक जैसा है। सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं एक्सेलरेटर का काम करती हैं। जब आप व्यायाम करते हैं या तनाव में होते हैं तो ये दिल की धड़कन और पंप करने की ताकत को बढ़ा देती हैं। और ब्रेक? वहीं पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं ब्रेक का काम करती हैं। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो ये धड़कन को धीमा कर देते हैं। इनके अलावा एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन भी इमरजेंसी में एक्सेलरेटर का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बारीकी से सेट किया गया सिस्टम है। लेकिन जब इस जटिल प्रणाली में गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है? स्रोतों में कुछ आम बीमारियों का भी जिक्र है। जी, इस सिस्टम में समस्याएं आ सकती हैं। सबसे आम है उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। इसे ऐसे समझिए कि खून की नलियों पर लगातार बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हाँ, सामान्य दबाव 120/80 होता है, लेकिन अगर ये लगातार 140/90 से ज्यादा रहे तो ये दिल के साथ साथ दिमाग और किडनी के लिए भी खतरनाक है। इसे साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि अक्सर इसके कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी, ये तो बहुत सुनने में आता है। कैड का मतलब है एक तरह से पाइपों का जाम हो जाना। दिल को खून पहुंचाने वाली नलियों यानी कोरोनरी धमनियों में धीरे धीरे कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल का मैल जमने लगता है। इससे रास्ता संकरा हो जाता है और दिल की मांसपेशियों तक खून का बहाव कम हो जाता है। बिल्कुल। और एंजाइना का दर्द इसी वजह से होता है। हाँ, एंजाइना एक तरह का वार्निंग सिग्नल है। जब दिल की मांसपेशियों को मेहनत के दौरान जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो छाती में एक तेज दबाव या दर्द महसूस होता है। ये दिल का मदद के लिए पुकारना है। और हार्ट फेलियर, ये सुनने में बहुत डरावना लगता है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि दिल की पंप करने की ताकत इतनी कम हो गई है कि वो शरीर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। वो एक थका हुआ कमजोर पंप बन गया है। अच्छा। इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं क्योंकि इसमें अक्सर फेफड़ों में पानी भरने लगता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो संक्षेप में देखें तो खून हमारे शरीर की डिलीवरी सर्विस है, जिसमें प्लाज्मा और 3 तरह की कोशिकाएं हैं। हमारा 4 चैम्बर वाला दिल एक सेल्फ पावर्ड पंप है जो डबल सर्कुलेशन के जरिए साफ और गंदे खून को अलग रखता है। और उसका पेसमेकर यानी सैन धड़कन तय करता है और ईसीजी इसी की बिजली का प्रिंट आउट है। सही बात है। और हमने ये भी देखा कि कैसे दिमाग और हार्मोन्स इस पंप की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है। ये कंट्रोल एक तरफा नहीं है,
बल्कि एक लगातार चलने वाला संवाद है। हमारी आदतें, जैसे हम कितना तनाव लेते हैं, क्या खाते हैं और कितनी कसरत करते हैं, ये सब इस रिमोट कंट्रोल को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी जीवन शैली से अपने दिल के साथ किस तरह का संवाद कर रहे हैं? क्या हम उसे शांत रहने का संदेश दे रहे हैं या लगातार एक्सेलरेटर पर पैर रखे हुए हैं?